हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो क्लास 12 एग्रीकल्चर सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर होने वाला है। जिससे कि आप लोगों को पता है, इससे पहले मैंने पहला वीडियो बना दिया था जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया उसे बहुत अच्छा उससे सपोर्ट भी किया हो। हमें लगता है वो आप लोगों को समझ भी आया होगा। जो मेरी नई एक सोच थी कि आप लोगों को मैं कैसे सारा मैटर जो है एक ही वीडियो के माध्यम से मैं प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, देखो ऐसे सभी सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना होगा, क्योंकि जीपीए जो है यानी जो परसेंटेज आपका है वो जो बनेगा वो आपका सभी सब्जेक्टों को मिलाकर बनेगा। आप एक ही सब्जेक्ट में मेहनत करेंगे तो आपका जीपीए उससे नहीं बनने वाला है। ठीक है, इसके लिए मैंने ये तरीका निकाला था जिससे कि सभी सब्जेक्टों को डेली आप पढ़ें। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं आप अभी से जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो जितने भी बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो यूँ कहें कि अगर तुम्हारा 10 साल पहले से उठा ले 2011 से जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर हुए हैं, ठीक है, उन सब में जो भी क्वेश्चन पूछे गए एमसीक्यू के या फिर निश्चित के या फिर अति के, वो आपके यहाँ पर रिवीजन हो जाएंगे सभी। ठीक है, वो आपको कंठस्थ हो जाएंगे। आपको करना क्या होगा, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको ये लगभग 30 से 35 मिनट की वीडियो होती है, इसे आप कंटिन्यू देखते रहिएगा बस। ठीक है, सुबह आपको 7 बजे डेली मिल जाएगी, बस आपको इसे देखता रहना है, ताकि इससे क्या कि जब आप देखते रहोगे तो आपको जो भी क्वेश्चन होंगे वो बार बार आपके आंखों के सामने आएंगे, आपको याद हो जाएंगे। बस ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा, देखना होगा। तो इसके लिए आप लोगों को एक दो लाइन है वो आप बोलना चाहूँगा। न संघर्ष न तकलीफ, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी हार जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ऐसा ही रहना है और ऐसे ही आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं जब आपको कुछ नहीं, जिसमें कि आपके सारे सब्जेक्ट मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आपका कोई सब्जेक्ट छूटेगा। जो यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा इसमें सारे सब्जेक्ट आपके कवर होंगे। ठीक है, 6 सब्जेक्ट आपके होते हैं, 6 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे, जिसमें कि 5 नंबर आपका एमसीक्यू का रहेगा, 5 नंबर आपके निश्चित के रहते हैं और अति के आपके 10 नंबर रहते हैं। तो पासिंग मार्क्स आपकी 17 होती है। आपके यहाँ से कवर कितने होंगे, 20 नंबर कवर होंगे। यानी कि आप पासिंग मार्क्स तो सिर्फ आप इससे ले आएंगे, समझ रहे हो। सिर्फ आप इसे देखोगे तो आपका पासिंग मार्क्स आ जाएगा, लेकिन अब उससे भी बेहतर आपको करना है। ठीक है, तो इससे तो आपको यहाँ तक पहुँच ही जाना, बाकी वो 30 नंबर का भी आपका बस करना है। और भी इससे फ़ायदा होगा जब आपका वाइवा लिया जाएगा। जब वाइवा में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको पहले से सभी याद होंगे बेसिक, तो आप बता पाओगे। ठीक है, तो वाइवा के लेवल के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं इसमें बता दूंगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको बताना ज़रूरी था। ठीक है, क्योंकि अभी भी वीडियो शुरू हुई है, यानी कि पहला भी पार्ट इसका बनाया हूँ, भी ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, आगे से ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से आपकी हिंदी स्टार्ट होती है। पहला क्वेश्चन है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक थे। तो ये जो लेखक होते हैं उनके युग से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका है भारतेंद्र युग के थे, सेकेंड है द्विवेदी युग के थे, थर्ड है छायावादी युग के थे, एंड फोर्थ है आपका प्रगतिवादी युग के थे। तो ये किस युग के कवि माने जाते हैं, तो आप इसको बताइए ये किस युग के कवि माने जाएंगे। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा ये द्विवेदी युग के कवि थे। लास्ट में आपको एक ट्रिक के माध्यम से जितने भी युग हैं उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो कवि हैं वो आपको मैं लिख करा दूंगा। ठीक है, ठीक है, जैसे आपका पेपर आएगा उस टाइम पर मैं सब करा दूंगा ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तब तक आप इसे याद कर लेते रहिए। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के कवि थे, तो यह द्विवेदी युग के थे। छायावादी में आपको ये एक याद रखना है, बहुत ही जरूरी है, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें आप याद रखना है ना, जय शंकर प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, छायावादी युग के हैं ये। ठीक है, जो देखो ये कवि तो बहुत हैं, लेकिन आपको याद उन्हीं को रखना है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी कवियों देखोगे अगर किताब खोलकर तो उसमें तुमको बहुत सारे कवि मिलेंगे। जो इंपॉर्टेंट कवि हैं उन्हें आपको मैं बताता रहूँगा, बस उन्हें आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें डॉक्टर वासुदेव शरण का निबंध संग्रह है। तो इनका कौन सा जो है निबंध संग्रह है। पहला ऑप्शन है माता भूमि, एंड सेकेंड है शेष स्मृतियाँ, थर्ड है विचार प्रवाह, एंड फोर्थ है आपका रस मीमांसा। इसमें कौन सा इनका निबंध संग्रह है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा माता भूमि। माता भूमि जो इनका राइट आंसर हो जाएगा। इनका क्या है निबंध संग्रह। अभी ये निबंध क्या होता है, देखो जो रचनाएं होती हैं
जैसे कि उस रचनाओं में के कोई नाटक लिखता है, ठीक है, कोई कविताएं लिखता है, ठीक है, कोई कहानियाँ लिखता है, ठीक है, कोई एकांकी लिखता है, कोई मुक्तक लिखता है, ठीक है। ये सभी मतलब कि विधाएं हैं कि वो किसी जीवनी होती है, वो किसी की जीवनी के ऊपर जैसे कोई पुस्तक लिख दी जाती है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर जो है उनकी जीवनी को भी पुस्तक लिख दिया गया, महात्मा गांधी की जीवनी को भी एक पुस्तक के रूप में लिख दिया गया, तो वो क्या होगी, जीवनी हो जाएगी। नाटक, ये सभी मतलब क्या होती है, रचनाएं की मतलब कि कैटेगरी होती है, ऐसे समझो कैटेगरी एक होती है कि वो किसका है, मतलब कि जीवनी है तो जीवनी पर जाएगा, निबंध कोई लिखा है तो निबंध में जाएगा, कहानी कोई लिखा है, ठीक है, कहानी ज़्यादातर आपके मुंशी प्रेमचंद कहानियाँ ज़्यादा लिखते थे, ठीक है। ऐसे प्रकार से आपको इसको थोड़ा समझना है कि कैसे ये मतलब कि आते हैं सभी, ठीक है। आई होप इतना तो आप लोग समझते ही होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है, देखो अगर कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आती है, अगर मुझे कोई आपको सुझाव देना होगा कि सर इसमें ऐसे आप उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करिए तो अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए, तो आप लोग बेहिचक आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आपका स्वागत है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होती है और आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जाए, ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, सेकंड है बालकृष्ण भट्ट, थर्ड है ठाकुर जगमोहन सिंह एंड फोर्थ है राधाचरण गोस्वामी। तो इसमें राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो कुछ नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सारे भी प्रश्न होते हैं लेकिन उसमें भी कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन है, परीक्षा गुरु है, कंकाल है, अकाल है, कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये परीक्षा गुरु हो जाएगा। परीक्षा गुरु जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी का प्रथम उपन्यास है, कौन सा है? तो आपका परीक्षा गुरु है, ठीक है, परीक्षा गुरु। सबसे पहले क्या होता है कि गुरु जी क्या ले लेते हैं, हमारे लोगों की परीक्षा लेने लगते हैं, तो वो प्रथम क्या है? उपन्यास हो जाता है। कुछ ऐसे कोरिलेट कर लेना अपने आप से, ठीक है, तो इसे याद कर लेना। परीक्षा गुरु जो है प्रथम उपन्यास है हिंदी का। नेक्स्ट है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन इसमें मिल जाएगा आपको राधा कृष्ण दास की है, सेकंड है लाला श्रीनिवास दास की है एंड थर्ड है आपका बालकृष्ण भट्ट की है या फोर्थ अगे की है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या बनेगा? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास की रचना है संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर, ये आपको हिस्ट्री जब पढ़ोगे, कभी कंपटीशन की जब तैयारी करोगे तो हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पर ये एक राजकुमारी थी, ठीक है, संयोगिता। तो संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो लाला श्रीनिवास दास की रचना है। तो ये 5 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट थे वो आपके कंप्लीट हुए। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन जाएगा, रसायन विज्ञान के जनक का नाम है। रसायन विज्ञान के जनक किसे माना गया है? तो रसायन विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? पहला ऑप्शन है लवोजिए या लवोसिए भी नहीं कहा जाता है, ठीक है, तो कभी कभी मतलब कि हिंदी में आपको ऐसे भी लिखने को मिल जाएगा लेवोसिए, तो आपको घबराना नहीं है, वो एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें सेकेंड ऑप्शन आपका डाल्टन है, थर्ड है जेम्स चैडविक एंड फोर्थ है आइंस्टीन। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर बनेगा? रसायन विज्ञान के जनक हैं, तो इसमें राइट आंसर आपका बन जाएगा लिवेसिए, जो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपके रसायन विज्ञान के जनक। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कृषि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, यहाँ पर देखो क्या है, कृषि रसायन विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? तो कृषि रसायन के जनक हो जाएंगे जेवी लिविंग, ये इसमें राइट आंसर हो जाएंगे। ये हो जाएंगे कृषि रसायन विज्ञान, यानी कि एग्रीकल्चर जो केमिस्ट्री है, कृषि रसायन है, उसके पिता माने जाते हैं जेवी लिविंग। दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस तत्व के नाभिक में 11 प्रोटॉन है, इसकी संयोजकता होगी? देखो कोई भी तत्व है जो 11 जिसके प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन कितने हैं? 11 हैं।
जो परमाणु क्रमांक और जो पहचान होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो अगर 11 है तो यानी कि इसकी जो कक्षाएं होती हैं, पहली कक्षा में क्या होता है, कोई कक्षा 1 होती है, फिर 2 होती है, ये नाभिक होता है जिसमें कि न्यूट्रॉन होता है आपका, ठीक है। न्यूट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं, बाहर जो आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, जिस पर ऋणात्मक जो है आवेश रहता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव रहता है, न्यूट्रल में कोई आवेश नहीं रहता है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन यहाँ के अंदर रहते हैं। तो जो यहाँ पर जो बाहरी कक्षा जो कक्षाएं होती हैं, इनकी भरने की जो तरीका होता है 2, 8 ऐसे होती है। पहले कक्षा में 2 रहते हैं, दूसरी कक्षा में 8, फिर 8 ऐसे करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए इनका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा 11, क्योंकि इक्वल होता है, प्रोटॉन इक्वल जो इलेक्ट्रॉन होता है इतने, तो इसमें 2 पहले हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे। अब बचा क्या, अब 1 बचा इसके पास, क्या बचा, 1 बच गया इलेक्ट्रॉन, या यूँ कहे 1 इलेक्ट्रॉन इसका बच जाएगा, ठीक है। तो अब 1 जो है इसका ये क्या करेगा, दान कर देगा, किसी को दे देगा, क्योंकि इसको अगर पूरा करना है कक्षक तो इसके साथ चाहिए। इससे अच्छा क्या करेगा, साथ लेने से अच्छा 1 को दान कर देगा। जब दान कर देगा तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस का चार्ज आ जाएगा। अब दान कितना किया, 1 किया है, तो अब इसकी संयोजकता आपकी कितनी बन जाएगी, तो इसकी संयोजकता आपकी बन जाएगी 1, ठीक है। संयोजकता क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। और 11 नंबर होता किसका है, सोडियम का होता है, किसका, सोडियम का। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके आपको इससे याद करना होगा। कम से कम आप लोग क्या 30 तक के जो है एलिमेंट नेम प्लस सिंबल ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। एलिमेंट्स नेम प्लस सिंबल आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का विलयन होता है। सोडियम एसीटेट का विलयन कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा, पहला ऑप्शन है अम्लीय। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक। सेकंड है उदासीन, थर्ड है क्षारीय, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन क्या बनेगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका क्षारीय हो जाएगा। कैसा, क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे कि आपको मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि फेरस जो फेरिक क्लोराइड होता है उसका जलीय विलयन कैसा होगा, वैसे ही आपको इसमें भी निकालना होगा। देखो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने पुटअप कर दिया ताकि आपको वो वाला क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन थोड़ा रिलेट कर पाओ आप, ठीक है। इसी प्रकार से डेली आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है शुद्ध जल का पीएच होता है। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, देखो पीएच जो स्केल होती है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो सोरेनसन ने की थी। सोरेनसन ने किसकी खोज की थी, पीएच स्केल की, पीएच स्केल की खोज की थी, इसे याद रखना है, ठीक है। अब ये स्केल होती है जिस पर कि बीच में होता है 7, यहाँ पर होता है 14, यहाँ पर होता है 0, ठीक है। तो देखो जब 7 होता है ये क्या होता है, उदासीन होता है पीएच स्केल। और जैसे जैसे आप इधर की ओर बढ़ते हो तो वैसे वैसे क्या बढ़ेगी, क्षारीयता बढ़ेगी, क्षारीयता बढ़ेगी, यानी क्षारीय बढ़ेगा, यानी क्षारीय जो है सक्रियता इसमें बढ़ेगी। जैसे जैसे इसके नीचे इस तरफ आते हो 7 से, अम्लता बढ़ेगी, अम्लता बढ़ेगी, ठीक है, यानी कि एसिडिटी बढ़ेगी। और बीच का जो स्थान होता है ये क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा, यानी कि ये नॉर्मल होगा। जैसे कि पानी, अब पानी पीते हो ना, वो तुम्हें कैसा लगता है, कोई तुमसे पूछे पानी क्या होता है, खट्टा होता है, क्या होता है, नमकीन होता है, ठीक है। तो क्या कहोगे, पता ही नहीं चलता है, नॉर्मल पानी होगा, ठीक है। अब उसमें नमक डाल के ले आओ, या फिर आप कहोगे समुद्र का पानी सर जी पी रहे हैं तो नमकीन लग रहा है, तो ऐसा नहीं, नॉर्मल जल जो है, ठीक है, शुद्ध जल। शुद्ध जल की यहाँ पर बात की, देखो क्या लिखा है, शुद्ध जल, ठीक है, यानी प्योर जल हो। जब प्योर जल होगा तो उसका पीएच क्या होगा, हमेशा 7 होगा, उदासीन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 7। नेक्स्ट है क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग करते हैं। जो क्षारीय मृदा होती है उसको सुधारने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पहला ऑप्शन है चूने का, सेकंड है जिप्सम का, थर्ड है आपका बुझा हुआ चूने का, फोर्थ है खड़िया का। तो इसमें राइट आंसर आपका बनेगा जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका, जिप्सम का। जिप्सम में होता क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, इसमें 2H2O होता है, ये इसका फार्मूला होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम होता है, 2H2O इसका रासायनिक नाम होता है, ये भी आपको याद रखना है, किसका, जिप्सम का, ठीक है। यदि यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो अम्लीय भूमि जो होती है
अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए हम चूने का प्रयोग करते हैं। किसका? चूने का। अम्लीय भूमि के लिए चूने का, यदि अम्लीय भूमि है उसे सुधारना है आपको तो किसका प्रयोग करोगे? चूना का प्रयोग करोगे। ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो आपके रसायन विज्ञान के जो क्वेश्चन थे वो अब यहाँ पर आपके समाप्त हो चुके हैं। तो नेक्स्ट है, उत्पादन वह प्रक्रिया है जो वस्तुओं में तुष्टि गुण का सृजन करती है। ये किसने कहा था? उत्पादन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो वस्तुओं में तुष्टि गुण यानी उसकी जो उपयोगिता है, जो उसकी कंज्यूम करने की क्षमता है वो उसे बढ़ाती है। ठीक है। तो इसको किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाए एली ने कहा था। ठीक है। एली ने, प्रोफेसर एली जो थे उन्होंने ये कथन कहा था। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र नियोजन प्रभावित करता है। जो अर्थशास्त्र है, नियोजन जो होता है, इसको कैसे मैनेजमेंट करते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है प्रभावित करती हैं। तो पहला है आर्थिक क्रियाएं प्रभावित करती हैं। सेकंड है सामाजिक जीवन को जो है वो भी इसको इफेक्ट करता है, आर्थिक नियोजन को। या फिर राष्ट्रीय जीवन के साथ पहलुओं का, राष्ट्रीय जीवन के सभी पहलू, जितने भी राष्ट्रीय जीवन जो होते हैं, राष्ट्रीय जीवन जो है उसके जितने भी पहलू होते हैं वो सभी इसको आर्थिक नियोजन को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक पहलू, देखो हमें आर्थिक नियोजन करना है, मैनेजमेंट करना है, तो उसके लिए आपको सारी जो है जितने भी राष्ट्रीय जीवन के जो है पहलू होते हैं वो सभी इम्पोर्टेंट होते हैं। वो सभी क्या होते हैं? इसको प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के उपादान होते हैं। ये आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। उत्पादन के कितने उपादान होते हैं? तो उत्पादन के उपादान की अगर बात करें तो पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा 2, सेकंड है 3, फोर्थ है 4 और फिफ्थ है आपका 5। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फिफ्थ, यानी कि 5। आपके हाथों में 5 उंगलियां होती हैं। कितनी? आपके हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? 5 उंगलियां होती हैं। आप कहो सर जी एक तो अंगूठा होता है, ऐसा नहीं, 5 उंगलियां ही होती हैं। ठीक है, ऐसे कहोगे ना। ठीक है, तो 5 उंगलियां होती हैं। तो 5 देखो, भूमि, श्रम, संगठन, पूंजी, उद्यम। ठीक है, अब ऐसे ही याद रखिए, यानी कि 5 उंगलियां होती हैं। हम कोई चीज़ उत्पादित करते हैं। ठीक है, तो कैसे? हाथों के द्वारा ही करेंगे ना, यानी कि हाथों के द्वारा हम मेहनत करेंगे। ठीक है, तभी तो उत्पादित होगी। अगर तुम गेहूं बो रहे हो या फिर चावल बो रहे हो या फिर आप तुम आलू की खेती कर रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं तुम आपके हाथ इन्वॉल्व हैं। तो हाथों में कितने? 5 उंगलियां होती हैं, यानी कि 5 के से आप मेहनत कर रहे हैं। यानी कि एक भूमि हो जाएगा, एक भूमि, श्रम हो जाएगा, संगठन हो जाएगा, पूंजी हो जाएगा, फिर उद्यम हो जाएगा। उद्यम को ही साहस बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन मौलिक और अविनाशी है? मौलिक भी है और अविनाशी है, मतलब वो नाश नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है? पहला ऑप्शन है श्रम है, सेकंड है पूंजी, एंड थर्ड है भूमि, एंड फोर्थ है संगठन। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका भूमि जो है वो कैसी है? ऐसा साधन है जो कि मौलिक है, यानी कि इसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपके पास भूमि ही नहीं होगी तो आप क्या कर सकते हो? कोई भी उत्पादन करने का जो है यूनिट नहीं लगा सकते हो, यानी कि किसी भी चीज़ प्रकार से तुम कोई उत्पादन नहीं कर पाओगे यदि आपके पास क्या नहीं होगा? आपके पास भूमि नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे मौलिक क्या हो गई? आपके पास भूमि हो गई। भूमि जब आपके पास होगी तभी आप उत्पादन ले पाएंगे। और अविनाशी होता है, ये नाश नहीं होता है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें हम श्रम की, तो श्रम क्या होता है? ये नाशवान होता है। कैसा? नाशवान होता है। ये भी आपको याद रखना होगा। जो उत्पादन के उपादान हैं उसमें से कौन सा उत्पादन ऐसा है जो नाशवान होता है, यानी कि वो जल्द ही नष्ट हो जाता है। अगर उसे उस काम पर न, मान लो आज के कोई श्रमिक है, अगर आज उससे काम नहीं कराते तो उसका आज का श्रम क्या होगा? वो वेस्ट चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। तो वो कैसा हुआ? नाशवान हुआ। नेक्स्ट है भूमि की पूर्ति। भूमि की पूर्ति कैसी है? सीमित है, सेकंड अपरिवर्तित होती रहती है, थर्ड असीमित है, एंड फोर्थ है सभी कथन सही हैं। तो इसमें क्या है? भूमि की पूर्ति कैसी है? सीमित है, परिवर्तित होती रहती है, असीमित है। तो भूमि की जो पूर्ति है वो कैसी है? तो भूमि की पूर्ति कैसी हो जाएगी आपकी? ये सीमित है। ठीक है, भूमि की जो पूर्ति है वो कैसी है? सीमित है, ये परिवर्तित नहीं होती है, अभी असीमित नहीं है कि कितनी भी लैंड, एक सीमित ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, ये आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे वो भी आपके समाप्त हो चुके हैं।
यदि आपको अभी तक वीडियो कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा आपको वीडियो कैसा लगता है। जब आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे भी उत्साह मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोगों के लिए मैं वीडियो शूट कर पाता हूँ। क्योंकि एक वीडियो बनाने के पीछे मेरे भी 3 से 4 घंटे चले जाते हैं, क्योंकि उसको लिखना होता है, छांटना होता है, काफ़ी कार्य करना होता है। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा कमेंट करके जो मोटिवेशन जरूर मेरा बढ़ाइएगा, ताकि आप लोगों के लिए मैं कंटिन्यू वीडियो ला पाऊँ। नेक्स्ट है आपका, भैंस की किस नस्ल में गलकंबल विकसित होता है? ऐसी कौन सी भैंस है जिसके अंदर गलकंबल विकसित होता है? ये भी मैंने कल क्वेश्चन कराया था, उसमें भी ये क्वेश्चन था जो मैंने बताया था किसमें होता है गलकंबल। देखो ऐसे ही क्वेश्चन मैं लाऊंगा ताकि आपको याद करा पाऊँ। ठीक है, आपको याद करना नहीं है, मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो आप बस आपको क्या करना होगा, वीडियो को देखना होगा कंटिन्यू। अगर वीडियो देखोगे नहीं तो कैसे चलेगा काम। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको एक सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप सभी सब्जेक्ट की इसमें तैयारी कर रहे हो। यानी कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे एक ही वीडियो के से। तो यहाँ पर देखिए, भैंस की किस नस्ल में गलकंबल विकसित होता है? पहला है जफराबादी, सेकंड है सुरती, एंड थर्ड है आपका सिंधी, फोर्थ है मेहसाना। तो इसमें कौन सी कौन सी नस्ल है जिसमें गलकंबल विकसित होता है? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा? जफराबादी। जफराबादी ऐसी एक नस्ल है जिसमें क्या होता है, गलकंबल विकसित होता है। वहीं पर सुरती में क्या होता है, इसमें हंसियाकार क्या होते हैं? आपको बताया था कल, हंसियाकार क्या होते हैं? सींग होते हैं। कैसे होते हैं सींग? सींग जो होते हैं वो हंसियाकार होते हैं। हंसियादार होते हैं, ऐसे कह सकते हो। हंसियाकार होते हैं, हंसियादार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर नस्ल की भैंस है। तो संकर नस्ल की भैंस कौन सी है? इसमें पहली है मेहसाना, सेकंड है सुरती, एंड थर्ड है जफराबादी, एंड फोर्थ है आपकी भदावरी। तो इसमें कौन सी ऐसी नस्ल है जो संकर नस्ल है? संकर का मतलब होता है कि एक कोई मेल होगा, एक कोई फीमेल होगा। ठीक है, ऐसे समझो, एक कोई मेल है, एक कोई फीमेल है, इसका जो है आपस में क्रॉस करके जो है F1 तैयार कर दिया गया। ठीक है, जो इससे तैयार हुआ उसी को बोलते हैं क्या? हम उसे बोलते हैं संकर, यानी कि हाइब्रिड बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, हाइब्रिड बोलेंगे इसे, हाइब्रिड। तो इसमें जो है कौन सा इसमें राइट आंसर बनेगा? तो आपका मेहसाना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब भदावरी भैंस आई है, इसको मैंने कल भी बताया था, इसमें वसा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है? तांबे जैसा होता है। तांबे जैसा रंग किस भैंस का होता है? तो भदावरी भैंस का होता है। ठीक है, और कैसा वसा इसमें सबसे ज़्यादा होती है? लगभग 30% होती है वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल्स्टीन फ्रीजियन का मूल स्थान है। होल्स्टीन फ्रीजियन जो है एक विदेशी गाय है, ये किसका उत्पत्ति स्थान क्या है? पहला इसमें ऑप्शन आपको मिल जाएगा स्पेन, एंड सेकंड है आपका इंग्लैंड, थर्ड है अमेरिका, फोर्थ है हॉलैंड। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या बनेगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हॉलैंड, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कल आपको एक उत्पत्ति स्थान और बताया था मैंने स्पेन के बारे में। स्पेन किसका उत्पत्ति स्थान था? तो वो मेरिनो का था। किसका? मेरिनो का उत्पत्ति स्थान क्या था? जो कि एक भेड़ थी। इस भेड़ का उत्पत्ति स्थान बहुत पूछा जाता है, कई बार तुमको बता चुके हैं मैं, और कल वाली वीडियो में मैं इस पर बात किया था। तो स्पेन जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा किसका? मेरिनो भेड़ का उत्पत्ति स्थान। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखो, थोड़ा इसमें गलत हो गया है। सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी, ऐसे कर लो। सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी कौन सी है? ठीक है, सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली, पहला ऑप्शन है मिनोरका, सेकंड है ब्लैक बंगा, एंड थर्ड है आपका लेग हॉर्न, एंड फोर्थ है रोड आइलैंड रेड। ठीक है, तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा थर्ड। इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसे वाइट लेग हॉर्न। कैसा? वाइट लेग हॉर्न मुर्गी, जो कि सबसे ज़्यादा अंडे देती है। ठीक है, अपने पूरी लाइफ साइकिल में, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? अंडों की क्वीन भी कहा जाता है। ठीक है, जो अंडा उत्पादन है वो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ पर?
आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन होता है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट मतलब कि आगे बीएससी वगैरह की तैयारी करोगे इंट्रेंस एग्जाम की, तो वहाँ इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बकरी का औसत गर्भकाल होता है। पहला ऑप्शन इसमें है 115 से 120 दिन, सेकंड है 175 से 180 दिन, थर्ड है 166 से 170 दिन एंड फोर्थ है आपका 145 से 130 दिन। तो बकरी का जो औसत गर्भकाल कितने दिन का होता है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 145 टू 150 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 145 से 150 दिन होता है। नेक्स्ट है पायराइट में कितने प्रतिशत गंधक या सल्फर पाया जाता है। तो जो पायराइट होता है ये भी किस में यूज किया जाता है, एल्कली सोइल को सुधारने के रूप में इसे भी प्रयोग में लाया जाता है। तो इसमें कितना परसेंट आपका गंधक पाया जाता है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, पहला ऑप्शन इसमें मिल जाएगा आपको 18%, सेकेंड है 20%, थर्ड है 22%, फोर्थ है 26%। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका 22% इसमें सल्फर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय मृदा में कौन सा उर्वरक प्रयोग करना चाहिए। तो जो अम्लीय मृदा होती है उसमें कौन सा उर्वरक को जो है प्रयोग में लाया जाना चाहिए। पहला है सोडियम नाइट्रेट को, बेसिक स्लैग को, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को। ठीक है, इसमें कौन सा प्रयोग में लाया जाना चाहिए, तो अम्लीय भूमि के लिए तो उसमें आप इन सभी को प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि जो नाइट्रेट होता है वह बेसिक नेचर का होता है। जहाँ पर आपको नाइट्रेट मिल जाए यानी कि NO3 मिल जाए जिस भी केमिकल में, जिस भी फर्टिलाइजर में, वो कैसा होगा, वो बेसिक नेचर का होगा। कैसा, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो भूकंप है उसको किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला है क्रिस्कोग्राफ, सेकंड है रिक्टर स्केल एंड थर्ड है एम्पियर एंड फोर्थ है आपका अमीटर। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। देखो भूकंप को जो मापने का जो कार्य करता है वो रिक्टर स्केल करता है। ठीक है, रिक्टर स्केल जो है वो भूकंप को मापने का कार्य करता है, लेकिन जो उसका अध्ययन है उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या उसके अध्ययन यानी भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। जब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भूकंप का अध्ययन तो हो जाएगा सिस्मोलॉजी हो जाएगा भूकंप का अध्ययन। वहीं पर उसमें जो ग्राफ बनाया जाता है उसे बोलते हैं क्रिस्कोग्राफ। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, क्रिस्कोग्राफ बोलेंगे। अमीटर आपको पता ही होगा, एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का होता है। अमीटर विद्युत परिपथ में करंट आ रही है या नहीं आ रही है, इसका पता जो लगाने वाला होता है उसको अमीटर का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर। नेक्स्ट आपका है विपटेल। यहाँ पर आपके जितने भी पशुपालन के क्वेश्चन थे वो भी आपके यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं आपके ये अम्लीय मृदा से भूकंप वाला, ये सभी आपका सस्य विज्ञान के प्रश्न चालू हो चुके हैं यहाँ से। तो इसमें पहला जो आपका ऑप्शन है विपटेल देह विकार में फूल गोभी, सेकंड है बंदा गोभी एंड थर्ड है पात गोभी। एक तो एक सेम ही हो जाएगा ऑप्शन, बंदा गोभी कहो या फिर इसे पात गोभी कहो, सेम ही हो जाएंगे। फोर्थ आपका है बैंगन। तो विपटेल किसका है विकार, तो आपका फूल गोभी का है। और फूल गोभी, पत्ता गोभी, इन सबको किस ग्रुप में रखा गया यानी कि किस वर्ग में आते हैं सभी, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। इसे बोलते हैं कोल वर्ग, क्या, या कोल क्राफ्ट भी कहा जाता है। कोल क्राफ्ट, ऐसे क्वेश्चन आपसे निश्चित में पूछा जाता है, कोल क्राफ्ट कौन कौन सी हैं। ठीक है, या फिर कोल क्राफ्ट से आप क्या समझते हैं, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जितने भी क्योंकि ये कैसी होती है, ये खाने के लिए यानी कि खाने के प्रयोग के लिए कैसी होती हैं, एक वर्षीय होती हैं। यदि आप खाने के रूप में इसे प्रयोग करते हो तो ये कैसी हैं, एक वर्षीय। अगर इतने बीज के लिए उत्पादित करते हो तो ये बाइनियल होती हैं यानी कि 2 वर्षीय होती हैं। ठीक है, और ये ठंडी जलवायु की होती हैं, ऐसे करके इसमें लिखना होता है। ठीक है, कोल क्राफ्ट से। और ज़्यादा इसमें अगर डिटेल में जाओगे तो कोल क्राफ्ट में जो कोल शब्द है ना, वो
कोलार्ड एक शब्द है, वो उससे लैटिन शब्द है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी। वहाँ पर आपको डिटेल में ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं अभी 12th लेवल पर। आप बस इतना याद रखो, ये कैसी होती है, खाने के लिए अगर उगाई जाती है तो 1 वर्षीय होती हैं, वरना अगर बीज के लिए अगर इसने ग्रो किया जाता है तो ये 2 वर्षीय होती हैं। और ये कैसी ठंडी जलवायु की होती हैं, ठीक है। इसमें सीड प्रोडक्शन के लिए ठंड होना आवश्यक होती है, ऐसे करके इसमें लिख दे सकते हो। नेक्स्ट है आपका भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IVRI स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है लखनऊ में, सेकंड है कानपुर में, थर्ड है आपका बनारस में, वाराणसी में, एंड फोर्थ है आपका प्रयागराज में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बनारस में स्थित है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है किसके लिए? वाइवा के लिए। वाइवा जो लेने आते हैं आप लोगों के लिए वो सभी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ज़्यादातर होते हैं, तो वहाँ पर आपके जो इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं वो ज़रूर पूछ लिए जाते हैं आपसे। लखनऊ में एक और इंस्टीट्यूट पड़ता है जिसको याद रखना, CISH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पर है? लखनऊ में है, मलिहाबाद में। ये भी याद रखना, इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट IPRI, ठीक है। ये कहाँ पर है? कानपुर में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जितनी भी जो वैरायटी निकलती जिनके आगे काशी लगा होता है, यानी कि काशी लालिमा, काशी उपहार, काशी वर्षा, ये सभी जो इससे लगा होता है ना, तो ये यानी कि ये वैरायटी कहाँ से निकाली गई है? तो ये IVRI से निकाली गई है। ऐसे करके वाइवा में आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही IIHR पूछा जा सकता है आपसे कि IIHR कहाँ पर स्थित है, तो ये बेंगलुरु में है। कहाँ पर? बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में है। और यहाँ से जो वैरायटी निकलती है उसके आगे क्या लगा होता है? अर्का लगा होता है। ऐसे देखोगे वैरायटी कुछ कि अर्का पुनीत, आम में पढ़ोगे तो अर्का पुनीत, अर्का केसर, अर्का जो है अर्का बोगनपल्ली, तो ऐसे करके मतलब तमाम सारी जो अर्का, जहाँ पर अर्का मिल जाए तुमको, ठीक है, अर्का अर्पना, ये सब काफ़ी वैरायटी है मतलब कि अर्का के नाम से। जहाँ पर अर्का दिख जाए आपको तो यानी कि वो वैरायटी कहाँ से निकाली गई है? तो IIHR बेंगलुरु से निकाली गई है। वहीं पर अगर बात करें हम, अगर कहीं पर आपको पूसा लगा मिल जाता है, पूसा, ठीक है, पूसा मोहित, ठीक है, पूसा रूबी टमाटर की वैरायटी है, ठीक है, पूसा रूबी, जहाँ पर पूसा लगा मिल जाता है तो यानी कि ये वैरायटी कहाँ से निकाली गई? IARI से निकाली गई, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ऐसे से याद रखना, ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है। ऐसे क्वेश्चन कब पूछे जाएंगे आपसे? वाइवा में ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। इसीलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रखा हूँ ताकि आपके वाइवा जो आए एग्जामिनर, वहाँ पर भी आप जवाब दे पाएँ, ठीक है, तभी तो आपका अच्छा परसेंटेज बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में टांगे होती हैं, तो कीटों में टांगे कितनी होती हैं? पहला ऑप्शन है 2 जोड़ी होती हैं, या फिर इनमें जो है 1 जोड़ी होती है, थर्ड है आपका 6 जोड़ी, फोर्थ है आपका 3 जोड़ी। तो कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 जोड़ी होती हैं, यानी टोटल टांगे कितनी होंगी? 3 जोड़ी में है भाई, जब 3 जोड़ी में है तो उसकी टांगे कुल कितनी हो जाएंगी? तो वो 6 हो जाएंगी, ठीक है। आप कहोगे सर जी टांगे इतनी ही होती हैं, ये मुझे कैसे विश्वास करूं? तो आप लोग विश्वास करिएगा कैसे, आप लोग देखिएगा काकरोच को पकड़ लीजिएगा, और काकरोच को पकड़ करने के बाद आप उसकी जो है टांगे गिनिएगा कितनी होती हैं, तब जाके आप लोग कमेंट करके बताइएगा मैंने सही बताया था या गलत, ठीक है। तो आपको इतनी ही टांगे मिलेंगी, ठीक है, पकड़ लेना, डरना मत, ठीक है, पकड़ लेना, उसके देख लेना कितनी टांगे उसमें हैं, उसके बाद उसको छोड़ देना, ठीक है। क्योंकि आप लोगों में काकरोच जो चैप्टर है उसमें भी आपको मिलेगा पढ़ने को भी डिटेल में, तो शायद दिखाए होंगे आप लोगों के जो टीचर होंगे आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल होता है ना तब आपको दिखाया जाता है सब चीज़ें। नेक्स्ट आपका है काकरोच कीट है। अब ये जो काकरोच कीट है वो कैसा कीट होता है? मांसाहारी होता है या फिर दोनों होता है, शाकाहारी होता है या सर्वाहारी होता है? ये कैसा कीट होता है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ये सर्वाहारी होता है। सर्वाहारी का मतलब क्या होता है? ऐसा प्राणी जो कि जैसे कि मनुष्य होता है, मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है, वो मांस मछली भी खा लेता है और सब्जी चावल भी खाता है, ठीक है, ये दोनों को खा लेता है, वो कैसा है? सर्वाहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैरिस होता है। अब स्कैरिस क्या होता है? पहला ऑप्शन है एक लिंगी होता है, बाह्य परजीवी होता है, सेकंड है एक लिंगी होता है और अंतः परजीवी होता है, थर्ड है उभयलिंगी होता है, अंतः परजीवी होता है, या फिर फोर्थ है आपका एक लिंगी सहजीवी होता है। तो इसमें स्कैरिस का कैसा कैरेक्टर होता है, यानी कि इसके लक्षण कैसे होते हैं?
तो एक लिंगी आप समझ पा रहे होंगे कि एक लिंगी जहाँ पर जो है जिसमें कि उसका जैसे कि मेल और फीमेल पार्ट, जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, तो उसमें से कोई एक इसमें प्रेजेंट होता है तब उसे बोलेंगे एक लिंगी, ठीक है। यदि इसी में दोनों प्रेजेंट हैं उसी के अंदर तो उसे बोलेंगे क्या, जिसे मनुष्य क्या है, वो एक लिंगी है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये जो स्केरिस होता है वो कैसा हो जाएगा आपका, इसमें तो राइट आंसर आपको बनेगा आपका एक लिंगी और एक लिंगी अंतः परजीवी। कैसा होता है ये, एक लिंगी होता है और अंतः परजीवी होता है, ठीक है। यानी कि मेल अलग होता है इसमें और फीमेल अलग होता है। मेल कैसा होता है स्केरिस में, वो बेलनाकार होता है, वहीं पर फीमेल कैसी होती है, वो पीछे की तरफ से थोड़ा टर्न होती है, यानी कि घुमावदार होती है, ठीक है। वैसे भी फीमेल घुमावदार होती ही हैं, ठीक है। तो वैसे ही स्केरिस में भी है, ठीक है, किसी को भी घुमा दें। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक लिंगी अंतः परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं, जो कीट मकोड़े होते हैं उनका अध्ययन किसमें करते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें आपका मैमोलॉजी, सेकंड है आपका पैथोलॉजी एंड थर्ड है आपका सेरिकल्चर एंड फोर्थ है आपका एंटमोलॉजी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा, तो एंटमोलॉजी, यानी कि कीट पतंगे जो होते हैं इन सभी का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो एंटमोलॉजी। अब कीट पतंगों में जैसे कि जितने भी कीड़े मकोड़े आपको नज़र आते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े आपको नज़र आ जाएं उन सबको कहाँ भेज देना है आपको, एंटमोलॉजी के अंतर्गत। इसी में इनका अध्ययन किया जाता है। अगर पैथोलॉजी की बात करें, ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे अपने आसपास की पड़ोस में कहीं आपको लिखा मिलेगा पैथोलॉजी, यानी कि पैथोलॉजी में हम क्या करने जाते हैं, जांच कराने जाते हैं। किसकी, जब कोई तुम्हें बीमारी होती है, बीमारी की जांच कर जब कराओगे तभी तो पता चलेगा कि आपको कौन सी बीमारी है। वो कहाँ पर कराते हो, पैथोलॉजी में। तो आपको समझ में आ रहा है। तो वैसे प्रकार से जब पौधों में कोई बीमारी लग जाती है तो बीमारी की जो जांच की जाती है, ठीक है, यानी कि बीमारियों का जो अध्ययन किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, पैथोलॉजी में, ठीक है। तो उसी से बनाइए क्या, पैथोलॉजी, ठीक है। रोगों का अध्ययन, रोगों का अध्ययन, जो रोग होते हैं इनका अध्ययन करने के लिए कहाँ पर हम जाते हैं, पैथोलॉजी में जाते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, पैथोलॉजी, जहाँ पर पैथोलॉजिस्ट मिलते हैं, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ, आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे मुझसे, ठीक है। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, अपना सुझाव दीजिएगा। मैं आपको जो कंटेंट में लेकर आया हूँ वो आपको मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैं और कोशिश करूँगा आप लोगों को अपना जो कंटेंट है वो डिलीवर करने की, ठीक है। तो इसमें जैसे कि सेरिकल्चर है, सेरिकल्चर में क्या होता है, इसमें रेशम पालन होता है। क्या, रेशम, जो रेशम का कीट होता है उसको इसमें पाला जाता है। इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कि उसको पाला जाता है और उससे रेशम की जो है प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है, ठीक है। यानी कि जो रेशम उत्पादन कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें जो है ना वो सेरिकल्चर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और इससे एक रिलेटेड और क्वेश्चन बन जाता है कि रेशम कीट जो होता है इसमें कौन सा पौधा प्रयोग में लाया जाता है। तो जो मलबेरी होता है, मलबेरी बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, नहीं जानते तो अभी बताएंगे, जान जाओगे। सहतूत तो जानते होंगे, ठीक है। तो सहतूत का जो पौधा होता है इसी के ऊपर जो है ये पाला जाता है, ठीक है। उसकी ये पत्तियां खाता है, उसके बाद में इसके जो इसका हेड होता है वहाँ से इसकी 2 ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि 2 ग्रंथियाँ होती हैं, लार ग्रंथियाँ, उन्हीं के द्वारा जो है ऐसे क्वेश्चन भी बनता है। लार मतलब कि रेशम कीट जो है रेशम का उत्पादन करता है, कहाँ से करता है, तो लार ग्रंथियों से करता है, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। उन्हीं से जो है ये रेशम बनाता है, ठीक है। ऐसे करके इसमें याद रखना है। बाकी मैं इसका जो है जब सेपरेट वीडियो लाऊंगा, जैसे आपके एग्जाम अनाउंसमेंट हो जाएंगे, ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, उनकी लाइफ साइकिल, जो जैसे कि लघु और विस्तृत प्रश्न होते हैं, इन सभी को मैं लेकर आऊँगा तब, ठीक है। तब तक तुम बेसिक सब चीज़ सीख जाओगे कैसे क्या होता है। तो नेक्स्ट है आपका कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति किसमें अनुपस्थित यानी कि नहीं पाई जाती है। पहला ऑप्शन है पादप कोशिका में, सेकंड है आपका जीवाणु कोशिका में, थर्ड है आपका शैवाल कोशिका में, फोर्थ है आपका जंतु कोशिका में। तो कोशिका भित्ति, देखो ये कोशिका भित्ति होती है, कोशिका कला होती है। तो कोशिका कला, ठीक है, कोशिका कला, ये 2 चीज़ें होती हैं। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कोशिका भित्ति आपकी पादप में पाई जाती है। किसमें, पादप में पाई जाती है। वहीं पर कोशिका कला किसमें पाई जाती है, आपके जंतु
कोशिकाएं होती है। जैसे कि जो जंतु होते हैं यानी कि ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, मेमल्स जितने भी होते हैं ये सभी किसमें आते हैं, जंतु कोशिका, यानी कि इसमें कोशिका कला पाई जाती है। वहीं पर अगर जो पादप होते हैं यानी जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो कोशिका की जो सेल होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कि सेलवाल पाई जाती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, सेलवाल, सेलवाल किसमें पाई जाती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि कोशिका भित्ति और पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो मेन जो अंतर है, मेन फैक्टर वो आपका यही होता है कि पादप कोशिका में जो सेलवाल पाई जाती है यानी कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, वहीं पर जो जंतु कोशिका होती है वहाँ पर कोशिका कला पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, कोशिका कला पाई जाती है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, बस यही बेसिक है। ठीक है, तो आई होप आपको मैं पूरा कंटेंट डिलीवर कर पा रहा हूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और लोग कमेंट करके मेरा भी उत्साहवर्धन कीजिएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो फिर आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक कि जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी शानदार तरीके से करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय जिंदाबाद।